जी, हम देखने लगे थे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी तरफ हम मूव करने जा रहे थे। इंटीग्रेशन हमारे पास या एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, इसकी हमारे पास दो टाइप होती हैं। एक हमारे पास होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा हमारे पास होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। ये इस तरह का साइन हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। अगर हम इसके ऊपर लिमिट्स लगा दें, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर हम इसके ऊपर लिमिट्स ना लगाएं तो इसका आंसर ये हमारे पास क्या रहता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं और इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास किस तरह से, उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। जी, इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या है, द प्रोसेस या एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, the process of finding antiderivative is called integration, thus if d over dx कैपिटल f of x that is equal to f of x, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव होता है जो हमें फंक्शन की तरफ लेके चलता है, या एंटी डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करवाते हैं, आपस को एक दूसरे में इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो अगर हमने डेरिवेटिव लिया किसी फंक्शन का तो हम उसके आंसर की अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ओरिजिनल फंक्शन की तरफ मूव करके ले जाएगा, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमारे पास ये कोई फंक्शन है, उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर ये एफ ऑफ एक्स है, ये कोई फंक्शन पड़ा। अगर हम इस फंक्शन की आप इंटीग्रेशन करते हैं ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अगर हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा, प्रोड्यूस एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉर्म, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास एक एंटी डेरिवेटिव वाला फंक्शन प्रोड्यूस करेगा जिसकी फॉर्म किस तरह से होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। बेसिकली ये हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास हमने इसके बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई की है, डी ओवर डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब हम इसके बोथ साइड इंटीग्रल अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स साथ में जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। तो एंटी डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ये जो होते हैं, इंटीग्रल साइन और डेरिवेटिव का साइन ये आपस में एंटी होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। जब इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई होकर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमें देना पड़ता है जिसको हम सी का नाम देते हैं और इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वो कांस्टेंट होता है जो हमें इंटीग्रेशन के दौरान हासिल होता है। तो ये हमारे पास फंक्शन एज इट इज़ रह जाएगा, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। का हमारे पास कोई ये फंक्शन था जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे थे, उसका आंसर ये वाला फंक्शन आ रहा। अगर हम इस फंक्शन की एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करते तो हम इसका इंटीग्रल जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर बना करेगा। इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो साइन है इसको हम इंटीग्रल साइन बोलते हैं, और ये जो फंक्शन हमारे पास पड़ा होता है इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, GRAND, इसको इंटीग्रेंट बोलते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेंट बोलते हैं। और जो साइन इसके साथ यूज़ हो रहा होता है ये वाला, इसको इंटीग्रल साइन बोलते हैं। और ये जो नोटेशन है ये तीन नोटेशन के बाद दी गई थी। पहले ओम्स इस तरह की जो नोटेशन थी वो हम इंटीग्रल के लिए यूज़ करते थे, लेबनिज़ ने ये इसको इंट्रोड्यूस किया था। और एंड पे जो फार्मूला इसकी नोटेशन दी थी वो उन्होंने ये वाली नोटेशन दी थी, लेबनिज़ ने इसको इन्वेंट किया था, लेबनिज़ ने इसकी नोटेशन दी थी। अब हम इसके ज़रा फार्मूलाज की तरफ चलते हैं कि इसका फार्मूलाज किस तरह वर्क करते हैं।
फार्मूलाज सेम एज जैसे डेरिवेटिव के करते हैं उसी तरह से होल्ड करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है। तो जो डेरिवेटिव का आंसर आता है उसका रिवर्स जो होता है वो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन जो उसका आंसर बनता है वो बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पावर रूल की बात करें इन इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे अडॉप्ट करते हैं, जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो पावर शुरू में पावर में से एक काम कर देते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि पावर में हम एक प्लस भी कर देंगे और पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस ही साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। इसी तरह हमारे पास अगर साइन एक्स आ रहा है इसका डेरिवेटिव बनता है माइनस कोस एक्स और इसके साथ प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह कोस एक्स अगर आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव बनता है पॉजिटिव साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। और अगर हमारे पास सीकेंड स्केयर आ रहा है, सीकेंड स्केयर एक्स अगर आ रहा है हमारे पास तो इसका डेरिवेटिव बनता है टेन एक्स प्लस सी। और अगर हमारे पास कोसेकेंड स्केयर एक्स आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास बनता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह अगर हम बात करें सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या आता है, सिर्फ सीकेंड एक्स आता है प्लस सी आता है। और अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स की डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनता है, कोसेकेंड एक्स बनता है, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स सब के साथ लगा लेना आपने। यहाँ पे भी डी एक्स आना, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास अगर ई की पावर एक्स आ रहा है, ई की पावर एक्स आ रहा है तो इसका एंटी डेरिवेटिव भी यही चीज़ होता है। और अगर हमारे पास ए की पावर एक्स आ रहा है डी एक्स आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन बनता है एल एन ए की पावर एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में बनता है। अब ये वाला फार्मूला तब है जब इनके एंगल में कोई चीज़ ना आ रही हो। अगर इनके एंगल में कोई चीज़ आ रही हो तो उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव लेने के बाद उस चीज़ से उसको हम डिवाइड कराएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, हम कहते हैं फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x प्लस थ्री। हम कहते हैं कि इसका जी एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। तो इसका जब डेरिवेटिव लेना एंटी डेरिवेटिव लेना हमने या इंटीग्रल लेना तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोस 4x प्लस 3। यहाँ तक करने के बाद इसको हमने छोड़ नहीं देना, यहाँ तक करने के बाद हम एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा 4x प्लस 3 और इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब 1 ओवर ये चीज़ साथ में आएगी और साथ में प्लस ही आएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएंगे, 4 आएगा, ये बन जाएगा माइनस कोस 4x प्लस 3 और इसका आंसर क्या आएगा 4 प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा कि मतलब जो भी चीज़ इसके एंगल में आ रही होगी हम उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और वो उस चीज़ में आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, हमने इसको किया। आगे हम चलते हैं फर्दर, इसके थोड़ी सी टेक्निक्स की तरफ चलते हैं इनको हम अभी अप्लाई भी करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक थोड़ा सा फार्मूला है वो देख लें। जी, तो हमारे पास यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे हम लिखते हैं DIFFEREN डिफ्रेंशिएशन फॉर्म। हाँ जी, अगर हम d ओवर डी एक्स लेते तो इसका आंसर हमारे पास आता है 1। अगर हम d ओवर डी एक्स इसका अगर हम सॉल्व करते हैं x की पावर r प्लस 1 ओवर r प्लस 1, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास अगर इसके इक्वल है x की पावर r के, इसका डेरिवेटिव लें ज़रा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में आएगी, ठीक है, और पावर शुरू में आएगी तो एक r प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। पावर में से कम करेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और x की पावर r आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। आगे चलते हैं, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर आता है हमारे पास कोस एक्स। अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर डी एक्स, कोस एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर आता है माइनस साइन एक्स। और अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर आता है सीकेंड स्केयर एक्स। अब यहाँ पे हमने इनकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखी, डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखी है। अब हम यहाँ पे इसके साथ इनकी इंटीग्रेशन फॉर्म को डिस्कस करते हैं। INTEGRAS इंटीग्रेशन फॉर्म।
अब इस फंक्शन को हम इसके क्रॉसपोंडिंग लेके चलते हैं। अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, अगर हम इंटीग्रल ऑफ 1 लेंगे तो वो हमारे पास इस फंक्शन का, अगर हम इंटीग्रल लेंगे, इधर भी इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल और ये वाली जो चीज़ है डेरिवेटिव, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा? x। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं x की पावर r के ऊपर, तो इधर भी इंटीग्रल, ऐसे समझ बहुत साइड इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं। एक हम करके देख लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ था x की पावर r+1 सॉरी, ये दिया हुआ था d/dx इज़ इक्वल टू x की पावर r। हम इसके बहुत साइड इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा d/dx x की पावर r+1/r+1 इज़ इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx। तो ये इंटीग्रल साइन और डेरिवेटिव आपस में एंटी होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? x की पावर r+1/r+1, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x की पावर r dx। मतलब अगर हम x की पावर r का इंटीग्रल लेंगे तो वो ये वाली चीज़ बनेगी। ये उनका बिल्कुल आपस में इनका रिलेशन लिखा हुआ है कि इधर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव इधर से कैंसिल हो जाएगा, सेम यही चीज़ हमारे पास दोबारा बन जाएगी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। हमारे पास ये फंक्शन था, अगर हम इस फंक्शन के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये बनेगा x की पावर r+1/r+1। अगर हम इस फंक्शन के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल cos x, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा? sin x। ये बिल्कुल उसके एंटी चल रहा है। अगर हम इसके ऊपर बहुत सारे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास अगर हम इंटीग्रल लेते हैं sin x का, तो क्या आएगा? माइनस cos x। अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, इस चीज़ के ऊपर, इधर भी इंटीग्रल अप्लाई किया, इधर भी इंटीग्रल अप्लाई किया, मतलब सेकेंड स्क्वायर x के ऊपर इंटीग्रल अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? टेंजेंट x आएगा। ठीक है, ये हम कुछ हमारे पास टेक्निक्स थी, या जो उनका आपस में रिलेशनशिप था इंटीग्रल फॉर्म का और डिफरेंशिएशन फॉर्म का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, मज़ीद थोड़े से हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। आगे चलते हैं। अगर हम 10 तक हमारे पास हो गया, आगे हम देखते हैं। अगर हमारे पास d/dx हो, यहाँ पे cot x आ रहा हो, तो उसका इंटीग्रल, उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है? cot x का डेरिवेटिव बनता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस आ जाएगी। और इसी तरह अगर हम सेकेंड x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बनता है हमारे पास सेकेंड x tan x, इधर डेरिवेटिव d/dx, यहाँ पे भी dx आ जाएगा। और इसके साथ हम अगर माइनस कोसेकेंड x का डेरिवेटिव देखें तो वो हमारे पास क्या बनता है? माइनस इधर आ गई तो ये आ जाएगा कोसेकेंड x cot x। ठीक है, और अगर हम e की पावर x का देखें वो वही चीज़ रहेगी। ln x का देखें, अगर हम ln x का देखें तो वो आएगा 1/x के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके इंटीग्रल फॉर्म की बात करते हैं। मतलब अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करें, इंटीग्रल माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x लें तो वो हमारे पास क्या आएगा? cot x। या ऐसे भी कर सकते हैं कि कोसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल लें तो वो क्या आ जाएगा? माइनस cot x। और अगर हम इसका इंटीग्रल लें सेकेंड x का, tan x का इंटीग्रल लें तो वो हमारे पास क्या बनेगा? सेकेंड x। ये कैसे बनता है हमने देख लिया। दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ ऐसी चीज़ आ जाएगी और ये इसका आंसर आ जाएगा। जब इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, इधर भी इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इंटीग्रल अगर हम लेते हैं कोसेकेंड x cot x का, तो वो हमारे पास क्या बनेगा? माइनस कोसेकेंड x, ये बनेगा। और इसी तरह अगर हम इसका इंटीग्रल लेते हैं 1/x का, तो उसका आंसर क्या आएगा? ln x। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब ज़रा हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप था इंटीग्रेशन फॉर्म में और डेरिवेशन फॉर्म में। जी, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है जी, यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास इंटीग्रेशन फॉर्म और डिफरेंशिएशन फॉर्म के थोड़े से मज़ीद फार्मूलाज हैं, उनको भी आप प्लीज़ एक बार देख लें। ये हमारे पास अगर दिया हुआ है d/dx
टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या आता है 1 प्लस एक्स का स्केयर। और अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं 1/1 प्लस एक्स स्केयर का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, और अगर हमारे पास आ रहा है d/dx साइन इनवर्स एक्स अगर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्केयर। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं इस फंक्शन की, तो ये हमारे पास क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस ये आपने लगा लेना इनके साथ साथ के साथ, इसके साथ भी आएगा, पीछे वाले फार्मूलाज के साथ भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें d/dx, अगर हम सीकन इनवर्स एक्स को देखें तो इसका क्या बनता है 1/x का मोड एक्स स्केयर -1। तो इसकी अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं 1/x अंडर रूट एक्स स्केयर -1 की, तो हमारे पास क्या बनेगी सीकन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप था बिटवीन इंटीग्रेशन फॉर्म एंड डिफरेंशिएशन फॉर्म। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको डिफरेंशिएशन आती है उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान काम है। आपने बस परेशान नहीं होना और इजी होकर अपना काम करके जाना साथ साथ। तो क्वेश्चन से पहले हमारे पास एक थोड़ा सा रूल है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से। इसमें हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल लेट f(x) एंड g(x) बी टू फंक्शंस एंड कैपिटल f(x) एंड कैपिटल g(x) be the integration of f(x) and g(x) respectively, then अगर हमारे पास ये f(x) है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कैपिटल f(x) है, ये g(x) है स्मॉल, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कैपिटल g(x) है, तब हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास इंटेग्रल हो, यहाँ पे कोई c कांस्टेंट पड़ा हो और अंदर फंक्शन पड़ा हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो c होता है, जैसे डेरिवेटिव में हमारे पास c डेरिवेटिव साइन से पहले आ जाता है, इसी तरह जो इंटीग्रेशन है उसमें भी कांस्टेंट हमारे पास इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा f(x) dx। अब हमें पता है कि हमारे पास जो कैपिटल f(x) है उसकी इंटीग्रेशन क्या है, स्मॉल f(x) है उसकी इंटीग्रेशन क्या है कैपिटल f(x). तो ये हमारे पास बन जाएगा c इंटू कैपिटल f(x) प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। दूसरा रूल ये है कि हमारे पास अगर f(x) कोई दो फंक्शन है वो आपस में ऐड हो रहे हैं और उनका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो वो क्या होगा इंटीग्रेशन साइन दोनों के ऊपर अलग-अलग ऑपरेट हो जाएगा। f(x) dx इंटीग्रेशन g(x) d(x). f(x) की इंटीग्रेशन क्या है कैपिटल f(x), g(x) की इंटीग्रेशन क्या है कैपिटल g(x) और प्लस c साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। जब दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं तब इस तरह से यूज़ करें, और अगर कोई दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तब भी हम यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल होगा। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो हम इसको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, इंटेग्रल c1 स्मॉल f(x1) प्लस c2 स्मॉल f(2x) प्लस अप टू सो ऑन cn f(n)x स्मॉल है ये सारे हमारे पास x, और यहाँ पे dx अगर आ रहा है तो ये सब के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा c1 f(1)x dx प्लस इंटेग्रल c2 f(x2) साथ में dx प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cn इंटेग्रल f(x) dx, यहाँ पे भी n आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब भी इंटीग्रेशन हमने करने अगर उसके अंदर कांस्टेंट आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा शुरू में, यहाँ पे आ जाएगा c1 इंटेग्रल f(1)x dx प्लस c2 इंटेग्रल f(2x dx प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते cn बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल f(n)x dx आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है कैपिटल f(1)x बनेगा, इसका आंसर बनेगा c2 कैपिटल f(2)x प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते cn कैपिटल n(f)(x प्लस c, ये इसका आंसर बनेगा। अगर जनरल फॉर्म की बात डिस्कस करें, अगर प्लस आ रहा है तो सब के साथ प्लस प्लस आता जाएगा, और अगर माइनस आ रहा है तो इसी तरह इन सब के साथ माइनस आएगा, कांस्टेंट आएगा तो वो इंटीग्रेशन साइन से पहले आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द इंटेग्रल ऑफ 3x की 6 माइनस 2x की 2
प्लस 7x+1 और इसके साथ आ रहा है हमारे पास dx। इसका इंटीग्रल हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रल को सब के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रल 3x6 dx माइनस इंटीग्रल 2x2 dx प्लस इंटीग्रल 7x dx प्लस 1 इंटू dx। अब हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रल लेते हैं तो कांस्टेंट अगर आ रहा है तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। ये हमारे पास बन जाएगा 3x6 dx माइनस 2x2 dx प्लस 7x d प्लस 1 इंटू dx। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ गया, ये x की पावर 6 है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, इसके पावर में एक प्लस कर देना और उसी से डिवाइड भी कर देना और साथ -2। इसका जब सोल्व करेंगे तो x की 3 और नीचे भी 3 आ जाएगा, जो पावर ऊपर हमने ऐड की वो नीचे भी हमने ऐड करना है। प्लस 7x² / 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, x, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 7 डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 7 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 3/7 x की 7 माइनस 2/3 x की 3 प्लस 7/2 x² और प्लस x। ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब हम आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ें पीछे भी की हुई हैं एफएससी में पार्ट 2 में। आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर इंटीग्रेशन का पूरा टॉपिक है, चैप्टर है, उधर से भी आपने किए होंगे। लेकिन अब हम ज़रा एडवांस की तरफ जाते हैं। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें थोड़े से कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन दी है, इंटीग्रल cos x ओवर sin x² dx, इसकी इंटीग्रेशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos x sin x डॉट sin x मल्टीप्लेशन, मतलब यहाँ पे आ जाएगा cos x, इसको लिख लेते हैं, sin x को इसके नीचे लिख लेते हैं और अलहदा sin x लिख लेते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अगर हम cos ओवर sin की बात करें तो ये हमारे पास cot x बनता है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसके इन्वर्स एंगल में जाएँ तो ये कोसिकन x बनता है, सॉरी कोसिकन x dx। मतलब ये हमारे पास बन गया है कोसिकन x cot x dx। इसका हमने एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे पढ़ो कोसिकन x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx तो ये हमारे पास बनता है माइनस कोसिकन x cot x, ठीक है। अगर हम इसके बोथ साइड इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल, अब ये वही रिजल्ट है जो अभी हम पीछे करके आए हैं। इंटीग्रल लेंगे तो इसका इंटीग्रल और इसका डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा कोसिकन x, माइनस बाहर आ जाएगी। जब इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा कोसिकन x cot x, इसका अगर हम इंटीग्रल लेते तो उसका आंसर क्या बन रहा है, ये इसके साथ प्लस सी लगाना भूल गए, प्लस सी। तो मतलब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या बन रहा है, ये चीज़ बन रही है। ये वही रिलेशनशिप है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रेशन फॉर्म। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकन x प्लस सी। ये इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास मेरे बेटा आ जाएगी। तो ये हमारे पास मतलब एक रिज़ल्ट था, काफ़ी प्यारा रिज़ल्ट, कि हमने उसको पूरे को सॉल्व करने के बजाय हमने इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हम आगे इसको देखेंगे कि यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये हमने थोड़ी सी फॉर्म यूज़ की थी कि डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या रिलेशन होता है, ये हमने यहाँ पर यूज़ किया, उसके ज़रिए हमने इसका आंसर निकाला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास दिया हुआ है t² माइनस t⁴ ओवर t⁴ dt। अब ये बात यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल t की फॉर्म में आ रहा है, ये x की फॉर्म में भी आ सकता है, ये s की फॉर्म में भी आ सकता है, z की फॉर्म में भी आ सकता है। जिसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा और ये हमारे पास वेरिएबल है। जैसे हम पहले x की फॉर्म में कर रहे थे, ये हमारे पास t की फॉर्म में है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये t की फॉर्म में आ रहा है। सबसे पहले पावर को सब के नीचे लिख देते हैं। ये आ जाएगा t2 t4 माइनस t4 ओवर t4
यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा dt। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/t² dt माइनस टी स्केयर 4t की 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 रह जाएगा और ये dt आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इंटेग्रल t की -2 और यहाँ पे आ जाएगा -2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल dt आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे भी वही चीज़ करेंगे। -2 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं वही जाता है हमारे पास। अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x होता तो यहाँ पे x आ जाता, और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन साइन एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं, तो वो हमने दिया। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा t की पावर -1 -2t। तो फर्दर इसको लिखे तो हम लिख सकते हैं 1/-1/t -2t + c, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम अभी बेसिक इंटीग्रेशन की फॉर्म्स कर रहे हैं, आगे सब्स्टिट्यूशन, आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये चीज़ें हमारी आगे उसमें हम इसको देखेंगे कि फर्दर हम इसको किन तरीक़ों से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है x², कैलकुलेट एंटी डेरिवेटिव ऑफ x² इंटू x² + 1। यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ जा रहा है, कि मतलब ऊपर भी पावर x की 2 है मैक्सिमम और नीचे भी पावर x की पावर मैक्सिमम 2 है। तो हम इसको उस वक्त तक सॉल्व करेंगे जब तक x की पावर ऊपर कम नहीं हो जाती नीचे वाले की निस्बत। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ऊपर फंक्शन की पावर ज़्यादा हो और नीचे फंक्शन की पावर कम हो, ठीक है, तब हम उसको ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे। और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक इस फंक्शन की जो मैक्सिमम पावर है वो इससे कम नहीं हो जाती। दोनों पावर इक्वल आ जाएं तब भी हम यही मेथड अडॉप्ट करते हैं, अगर ऊपर वाले फंक्शन की पावर ज़्यादा हो तब भी यही मेथड अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² + 1 करेंगे, x² 1 टाइम्स जाएगा माइनस माइनस, दिस विल बी कैंसिल एंड वी विल गेट -1। और अगर हम इसकी फॉर्म लिखें x² और x² + 1 इसका आंसर लिखें, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 1 -1/x² + 1, ये हमारे पास फॉर्म बनेगी। तो हम इसको अपने क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, ये इस पूरे की जगह पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे dx साथ लगाना है, यहाँ पे आ जाएगा 1 -1/x² + 1, साथ में क्या आ जाएगा dx, डील करते हैं 1.dx माइनस इंटेग्रल 1/1 + x², और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो चलते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम देखें कि इसका आंसर क्या बन सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने ये देखा था अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म देखें d/dx टेंजेंट इन्वर्स x की, तो वो हमारे पास क्या होती है 1/1 + x²। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव लें, इंटेग्रल लें 1/1 + x² का, तो वो क्या आएगा, इधर भी इंटेग्रल इधर भी इंटेग्रल, इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आंसर रह जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स x। मतलब ये हमारे पास किसकी इंटीग्रेशन पड़ी है, टेन इन्वर्स x की। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी माइनस टेंजेंट इन्वर्स x और प्लस c ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो ट्रिक थी जिसमें हमने डिफरेंशियल फॉर्म को और इंटीग्रेशन फॉर्म को आपस में रिलेशन देखा था, कि हम बजाय इसके कि इसको सब्स्टिट्यूशन से हल करते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी हो जाता है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इस प्रोसेस से सॉल्व हो सकते हैं, तो हम इसको इस प्रोसेस तक सॉल्व करते हैं। आज का हम लेक्चर यहीं तक स्टॉप करते हैं, तो फिर हम आगे देखते हैं कि आगे इसके अंदर हमने कौन सा टॉपिक को आगे फर्दर लेके चलना है। आई होप सो कि आपको सबको समझ आई होगी। तो अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन आया तो प्लीज़ मेंशन इट और नॉमिनेट इट, हम इंशाल्लाह उसका आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।